अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर मोहम्मद फैसल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो हमने उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और हमने प्रिंसिपल फैक्टर दैट डिटरमिन द हाउ टू सोल्यूट विद जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू फेज, और एक जो हमारे पास एग्जाम्पल को हमने इसके साथ देखा था। इसके बाद हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है या पार्टीशन लॉ जिसको बोलते हैं वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है और वो हमें क्या बताती है। फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है और पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। और कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं यूज़ होते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए, वो हमने इनमें देखे। और गुड सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमने देखी। और इसमें हमने देखा सिंगल एक्सट्रैक्शन क्या होता है और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। अब डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हमारे पास क्या है, इसको अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमारे पास बाज़ ये होता है कि हमारा जो सल्यूट है वो हम जब जो हमारे एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर वो अपने आप को आयनाइज कर लेता है, या वो क्या करता है, वो पॉलीमराइज हो जाता है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। या ऐसा होता है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट आप लोग उसमें आपने ऐड किया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसने एक्वस जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसके साथ जाके उसने इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हमने पढ़ा था कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था, वो फेल हो जाता है हमें इस बात के एक्सट्रैक्शन को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तब हमें जो चीज़ जो हेल्प करती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑल स्पीशीज ऑफ सल्यूट इन ईच फेज। कि हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक फेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, और हमारे पास टू एक्वस हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और उनकी कंसंट्रेशन क्या है। यानी हमने ऑल स्पीशीज ऑफ सॉल्यूट हमने देखने हैं हर फेज के अंदर। ये आपको डेफिनेशन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास जो आपकी बुक में मेंशन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन। हमने एक्वा सॉल्यूशन में से बेंजोइक एसिड को हमने क्या करना है जी, सेपरेट आउट करना है। बेंजोइक एसिड असल में एक हमारे पास एसिड होता है। अगर हमारे बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड होता है, लेकिन जिसको जब आप इसको वाटर के अंदर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये अपने आप को आयनाइज कर लेता है। और ये क्या करता है, वाटर यानी एक्वस का मतलब ये क्या है, वाटर के अंदर जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये अपने आप को आयनाइज करके ये पॉजिटिव आयन देता है। क्योंकि वीक है तो ये इतना ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन ये अपने आप को डिसोसिएट या अपने आप को आयनाइज ज़रूर करता है। अब इससे वाले जो हमारे पास जो हमारे पास ऑर्गेनिक सोल्यूट होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग ये के डी की जो हेल्प नहीं लेते, बल्कि हम किसकी हेल्प लेते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो कोएफिशिएंट है उसकी हेल्प नहीं लेते। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन हमारे पास एक्वस फेज। लेकिन एक्वस फेज के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ उसमें ये वाला भी होगा और कुछ उसमें इस फॉर्म के अंदर भी क्या होगा, मौजूद होगा। तो ये सिर्फ हमें के डी जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन देता है कि सेम जो हमारे पास मॉलिक्यूलर नेचर वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिक फेज के अंदर उनकी कंसंट्रेशन क्या है और एक्वस फेज के अंदर क्या है। तो ऐसे वाले जिनमें हमारे पास डिसोसिएशन हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाती है, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की। तो ये जो हमारे पास एसिड था, अगर हम इस एसिड का आयनाइजेशन जो हमारे पास कांस्टेंट है वो अगर हम लिखें जिसको हम के ए कहते हैं, तो हम कहते हमें पता है कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं या वो कोई भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग लेते होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है जी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो बेंजोइक आइन है और साथ में हाइड्रोजन आइन है, और जो इसमें रिएक्टेंट है वो हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो ये आपको जो के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू और कैसी आई ये आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये के ए क्या होता है, ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर एसिड के लिए, जिसमें हमने ऊपर इनकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखी और नीचे हमने रिएक्टेंट लिखी। तो अगर हम लोग इसी को अगर हम देखें, इसी एग्जांपल से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को डिफाइन करें तो हमने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ द सॉल्यूट इन ईच फेज। तो अगर हमें पता है कि जो बेंजोइक एसिड था वो हमारे पास एक्वस फेज के अंदर किस फॉर्म के अंदर जाए, सॉरी ऑर्गेनिक फेज के अंदर किस फॉर्म में जाएगा, वो हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा, इन C6H5COOH की फॉर्म में जाएगा। लेकिन
जो हमारे एक्वस फेज के अंदर वो किस फॉर्म में पड़ा है, वो इस आयन की फॉर्म में पड़ा है, C6H5COO नेगेटिव की फॉर्म में पड़ा है, और ये हमारे पास कुछ जो है अभी तक जो डिसोसिएट नहीं हुआ उस फॉर्म के अंदर भी पड़ा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ फिर, रेशो ही ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन द ईच फेज। तो ये देखिए उसमें हमने हर फेज के अंदर जो जो उनसे हमारे पास आयन मौजूद है हमने उनकी क्या कर लिया, रेशो में उनकी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, जो बेंजोइक एसिड है उसको हम HBz से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये भी HB हमारे पास, और इसकी जगह पर HBz है। ये जो बेंजोएट हमारे पास ये जो बेंजोएट आइन है इसको हमने Bz नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये फिर बेंजोइक एसिड है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये HBz से, और साथ में एक्वस और यहाँ पर ऑर्गेनिक है। अगर हम रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं डी और KD के दरमियान, तो हमने यहाँ पर जो वाटर के लिए हमने देखा, सॉरी हमने एसिड के लिए जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था वो क्या था, H पॉजिटिव इन एक्वस ओवर, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर एक्टिव की कंसंट्रेशन, जो हमने प्रीवियस ये वहाँ पर हम लोगों ने क्या की थी, यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या किया था, निकाला था। तो ये वही हमारे पास हमने वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। इस वैल्यू में से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास बेंजोएट आइन है इनकी हमने क्या करनी है, वैल्यू को डिटरमिन करना है, C6H5COO नेगेटिव की। तो ये जो इधर हमारे पास बेंजोइक एसिड इधर एक्वस में क्या हो रहा है, हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और H पॉजिटिव कंडीशन इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास बेंजोएट आइन इन एक्वस के अंदर जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो हमारे पास इस तरह की बनेगी। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम देंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा बेंजोइक एसिड को, बेंजोएट आइन को हमने Bz नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मैंने इस तरह से डी लिख सकते हैं, तो मैंने उस तरह लिख लिया। अब KD क्या था, जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज और कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट, और वो सोल्यूट हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है, सोल्यूट ऑफ इन ऑर्गेनिक फेज ओवर इन हमारे पास एक्वस फेज। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज की क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, और जो यहाँ से हमारे पास ये डिवाइड हो रहा था, ये जो बेंजोइक एसिड इन एक्वस, वो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन ऑर्गेनिक फेज आ जाएगा KD मल्टीप्लाई जो बेंजोइक एसिड इन एक्वस। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बेंजोइट आइन की, ये हमारे पास ये C6H5COO नेगेटिव को, और ये जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है इन ऑर्गेनिक फेज, इन दोनों की वैल्यूज़ को, इसकी और इसकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये जो C6H5COOH ये जो ऑर्गेनिक फेज के अंदर है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, और ये जो हमारे पास बेंजोएट आइन है ये C6H5COO नेगेटिव, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे आप लोग इसके अंदर पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे आप लोग तो आपके पास जो है रिजल्ट इस तरह का बनेगा जी। ऊपर आपने ये उसकी जगह पर आपने लिख लिया, यानी कि आपके पास सॉरी, ये हमारे पास C6H5COOH की जगह पर आपने इनऑर्गेनिक फेज के अंदर क्या लिख लिया है, ये लिख लिया आपने KD और बेंजोइक एसिड इन एक्वस फेज। तो ये वही हमने यहाँ पर लिखा है जी, KD और बेंजोइक एसिड इन एक्वस फेज। ओवर हमारे पास हमने क्या लिखा है, वो बेंजोइक एसिड वैसे ही था, और जो बेंजोइट आइन था उसकी जगह पर हमने वो जो वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पर क्या कर दी, ऐड कर दी। अब देखें अगर हम यहाँ से, तो ये जो बेंजोइक एसिड है ये वाला, इसको हमने HBz से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HBz से, और ये भी हमारे पास HBz है। इनमें, इसमें और इसमें, इन दोनों में जो है ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी एक्वस में ये भी एक्वस में, तो हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। मैंने ये C6H5COOH की जगह पर मैंने सिर्फ HBz लिख दिया, आप ये भी कर सकते हैं। जब मैंने कॉमन लिया तो इसकी जगह पर 1 बाकी बचा है, और वहाँ पर प्लस का साइन वैसे ही आया है, और ये KA वैसे ही आया है, और ये H पॉजिटिव जो है इसके नीचे था, तो हमारे पास यानी कि ये जो हमारे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो एज इट इज के साथ आ गई है। अब देखें जी, ये जो हमारे पास बेंजोइक एसिड, ये HBz, ये भी ऊपर बेंजोइक एसिड है और ये भी नीचे बेंजोइक एसिड है, ये आपस में कट जाएंगे, और बाकी जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसमें दो फैक्टर हैं, कि पहला फैक्टर ये है कि हमारे पास ये जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास इस हद तक हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो, किससे जी, इस K की वैल्यू से। जब ये नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ये ऊपर वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो आंस आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। तो हम, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पूरा का पूरा फैक्ट्री क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 1 का कोई हमारे पास में कोई इसमें इशू ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये D जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, KD के इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है जो KD था वो हमारे पास किसके इक्वल था, कि वो हमारे पास जितनी हम लोग कहते हैं कि जितनी हमारे पास ऑर्गेनिक फेज के अंदर कंसंट्रेशन के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब उस वक्त जो D की वैल्यू होगी वो हमारे पास KD के क्या होगी, इक्वल होगी।
तो वही मैंने लिखा है के डी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन ऑर्गेनिक फेज, और के डी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फेज ओवर कंसंट्रेशन सोल्यूट। जितना के डी की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास क्या होगी, डी की वैल्यू होगी। सेकंड केस ये है कि अगर हमारे पास एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो के डी से बहुत 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 कम हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर इस के डी की वैल्यू जो है हमारे पास से बहुत हद तक कम हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो हमारे पास एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ये वैसे ही क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो के डी वन प्लस के ए आएगा, तो ये वही हमने लिखा क्योंकि एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई तो उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, के डी को वन प्लस के ए आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जी, अब के की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो उसमें हम वन जो है प्लस करें, उसमें जो है माइनस करें, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। हमने वन को भी क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। उसका मतलब ये है कि जो डी है वो के डी ओवर के ए के इक्वल है। अब के डी यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, और के ए क्या है, वो जो हमने एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला था वो है, जो हमने इसकी वैल्यू आई थी C6H5COO नेगेटिव और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ओवर C6H5COOH जो हमने प्रीवियस निकाली थी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो डिसोसिएशन हमारे पास रेशो है वो हमारे पास किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, के ए के। इसका मतलब है जितनी के ए की वैल्यू यानी जितना कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा, या आयोनाइज कोई हमारे पास सोल्यूट, ये हमारी कंक्लूजन ये निकली कि कोई भी हमारे पास सोल्यूट जो है वो जो हम लोग सेपरेट कर रहे थे वो जितना ज़्यादा हमारे पास आयंस के अंदर ज़्यादा चेंज होगा उतनी के ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और उस वक्त डी की पावर यानी कि डी यानी कि ऑर्गेनिक फेज के अंदर वो क्या जाएगा, कम जाएगा। सिंपल सी बात है इसमें कि कोई हमारा सोल्यूट जो है वो ज़्यादा आयंस में चेंज होगा, इसका मतलब है वो आयंस के अंदर चेंज हो गया है तो वो हमारा एक्वस फेज के अंदर ही रहेगा और वो हमारा ऑर्गेनिक फेज के अंदर मूव नहीं कर पाएगा। तो जब डी की पावर वैल्यू कम आएगी, उसके डी की वैल्यू कम का मतलब है के डी की वैल्यू कम, और के डी की वैल्यू का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन ऑर्गेनिक फेज क्या होगी, लेस होगी। तो होप सो कि आपको समझ आ गया है। मैंने यहाँ पर लिखा अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो डी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है सोल्यूट रिमेन्स इन एक्वस लेयर, वो हमारा मूव नहीं करेगा किसके अंदर, ऑर्गेनिक फेज के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमने बात करनी है वो है परसेंटेज एक्सट्रैक्शन और एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। हमने अगर ये डिटरमिन करना है कि कितनी हमारे पास कितने परसेंट हमारे पास एक्सट्रैक्शन होगी और किस तरह किस पिन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके लिए फार्मूला ये होता है परसेंटेज एक्सट्रैक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास इनऑर्गेनिक ओवर वॉल्यूम ऑफ द हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक फेज होता है, ओवर जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेज प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस ओवर वॉल्यूम ऑफ एक्वस मल्टीप्लाई 100 हमारे पास, इससे हम लोग इस तरह निकाल लेते हैं। इसमें जो वी ओ है ये वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक फेज है, और ये जो वी ए है इसका मतलब है जी वॉल्यूम ऑफ एक्वस फेज। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट की हमारे पास कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज और उस जो ऑर्गेनिक फेज का वॉल्यूम और टोटल हमारे पास जो है कंसंट्रेशन और टोटल वॉल्यूम के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ। ये वही है जिस तरह आपके ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 करते हैं, इसी तरह वही है कि ये आपका ऑब्टेन है और ये आपका क्या टोटल है और मल्टीप्लाई 100 है। इस तरह परसेंटेज एक्सट्रैक्शन जो है वो अगर हम रिलेट करते हैं डी से, उसका फार्मूला ये होता है जी अंडर डी ओवर डी प्लस वी ए ओवर वी ओ। वी ए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एक्वस फेज है और वी ओ क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेज। इस तरह अगर हमारे पास अगर वी ए जो है वो वी ओ ओके इक्वल हो जाए, तो यानी वॉल्यूम ऑफ एक्वस और वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास ऑर्गेनिक फेज है वो इक्वल अगर हो जाए तो हमारे पास जो है वो 100 डी ओवर डी प्लस वन, यानी कि ये इससे कट जाएगा, वन इक्वल होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास आता है। ये जो हमारे पास डी है अगर इसकी वैल्यू यानी कि जो हमारे पास डिसोसिएशन जो हमारे पास रेशो है अगर इसकी वैल्यू जो है वो लार्ज हो, यानी कितनी लार्ज हो, यानी 100 से अबव हो या 100 हो, तो हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन जो होती है वो सिर्फ सिंगल हमें करनी होती है, यानी सिंगल एक्सट्रैक्शन हमें करनी पड़ती है, यानी कि हमें बार बार एक्सट्रैक्शन नहीं करनी पड़ती। अगर डी की वैल्यू हमें डिसोसिएशन की वैल्यू हमें इस्तेमाल कहीं मिल रही है 100 से कम मिल रही है, तो हमें फिर उसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमें मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन की यानी कि बार बार एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी अपने सोल्यूट को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ये बेटा हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का हमारे पास कंप्लीट जो हमारे इसमें डिस्कस करना था वो था। एप्लीकेशन मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कस की है। तो बेसिक प्रिंसिपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो होती है उसमें टेक्निक्स जो होती हैं वो हमने देखी हैं, और किस तरह से हम लोग इसकी एग्जांपल हमने देखी। हमने इसमें ये देखा कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन क्या होती है, एफिशिएंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको फिंगर प्रिंट पे होनी चाहिए। तो ये लेक्चर जो है आपने अच्छे से सुन लेना है, और इसके नोट्स जो हैं वो आपके साथ ये जो मैंने समझाए हैं इसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। जो तो आपने इसको अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ना है। कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे क्या कर लेना है, उसको
पूछ लेने हैं। मैं आपको नीचे कमेंट में आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको वहाँ पर उसका क्या कर दूँगा, आंसर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।